देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कौन सा मोर सेंसिटिव होगा लिथल जीन। लिथल जीन क्या बताए थे कि वो जो जनरली रिसेसिव लिथल जीन पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि अगर वो आया रिसेसिव कंडीशन में और होमोजाइगस कंडीशन में तो वो ऑर्गेनिज्म गायब हो जाएगा, मतलब वो इंडिविजुअल जिंदा नहीं रह पाएगा, उस पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे जिससे वो मर जाएगा। दिस इज व्हाट अबाउट लिथल जीन। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए कि अगर, तो हम लोग यहां पर आए, देखिए तो एक्स 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 वाई सिस्टम एक है, एक्स 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 ओ सिस्टम एक है, जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम है और जेड 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 ओ सिस्टम है, जिसमें से कि ये गायब होता है, ये गायब होता है ना, यही था। अब इसके अंतर्गत कौन आते हैं? मैमल्स आते हैं ना। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, इसके एग्जाम्पल में बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और इसके एग्जाम्पल में बटरफ्लाई, मॉथ। ठीक है, तो अब देखिए कौन ज्यादा अफेक्टेड होगा, फीमेल या मेल? अगर फीमेल ज्यादा अफेक्टेड होता है तो स्पीसीज एक्सटिंक्शन का नौबत आता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे, और उसके पीछे रीजन है बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव द बर्थ। तो बर्थ गिवर्स अगर सेंसिटिव होंगी तो न्यूअर्स आएंगे कहां से? इसीलिए अगर मेल सेंसिटिव हो फिर भी स्पीसीज चल सकता है, लेकिन अगर फीमेल सेंसिटिव हुए, धीरे धीरे करके सब फीमेल मरने लगी तो फिर बर्थ गिवर कौन रहेंगे? लेकिन धीरे धीरे करके अगर मेल खत्म भी हो रहे हैं, घट भी रहे हैं, फिर भी नए ऑर्गेनिजम्स आने का चांसेस, स्कोप तो है ना। तो मल्टीपल अगर क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स पर बर्थ आते हैं, जैसे डॉग में है, जैसे कैट में है, जैसे क्या कहते हैं लायन में है, एटसेट्रा, तो इनमें अगर मेल्स घट भी गए तो मल्टीपल बर्थ से वो कंपनसेट हो सकता है ना। तो इसीलिए बताए थे कि जिस स्पीसीज में या जिस ग्रुप में फीमेल सेंसिटिव होगा वो स्पीसीज वल्नरेबल होगा। तो फीमेल के सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? उसका फीमेल हेटेरोजाइगोसिटी शो करे सेक्स क्रोमोसोम के लिए। तब देखिए तो क्या ये एक्स क्रोमोसोम के लिए या सेक्स क्रोमोसोम के लिए फीमेल हेटेरोजाइगस है? नहीं। तो मैमल सेंसिटिव होगा क्या? तो इसमें मैमल में कौन है? मोल। ये आंसर में नहीं आएगा। क्लियर? अब इसमें देखिए इंसेक्ट में मेल हेटेरोजेनिटी है या फीमेल हेटेरोजेनिटी है? मेल हेटेरोजेनिटी है, ये मेल बनता है ना, फीमेल तो ये है, इसलिए इंसेक्ट होगा क्या सेंसिटिव उतना? अगर ऐसा होता तो दुनिया का 60-70% पॉपुलेशन अर्थ में आर्थ्रोपोड का नहीं होता। पूरे 11 फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा, और सेकंड बिगेस्ट है मोलस्का, और बाकी सब सिकुड़े हुए हैं उतरे में। तो इतना सक्सेसफुल स्पीसीज होने के पीछे कुछ तो रीजन रहा है। तो ये मेल हेटेरोजेनिटी इस पे रीजन है। तो इसमें कई इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर, तो क्या ये होगा सेंसिटिव? अब आते हैं बर्ड एंड रेप्टाइल, क्या इसमें मेल हेटेरोजेनिटी है या फीमेल? फीमेल हेटेरोजेनिटी है ना। तो बर्ड एंड रेप्टाइल क्या हो जाएंगे? सेंसिटिव। स्नेक क्या है? होगा। लिजर्ड क्या है? होगा। ये तो कहा था मल्टीपल, मतलब मोर देन वन चॉइस कुड बी द आंसर। दिस इज द रीजन कि यहां आपको 3 सही आंसर्स मिल सकते हैं। समझ में आ गया? तो कभी भी जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को, है ना, लॉजिकली सोचिए और फिर उसके आंसर पर आइए, बन जाएगा, टफ नहीं होता। हो गया? मिटा दे।
अब देखिए, हम ये कह रहे हैं यहां कि एक और सिस्टम था जो रह गया था, वो था ZO सिस्टम ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन। इसमें ये क्या होंगे, मेल, और ये होगा फीमेल। लेकिन इस फीमेल के साथ है क्या कि ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम is present as Z and the males have 2। तो फीमेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम एक ही होगा, जबकि मेल के केस में 2 होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इनका जो पैटर्न है जेंडर डिटर्मिनेशन क्या है या सेक्स डिटर्मिनेशन का, जस्ट ऑपोजिट टू द अदर काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में क्या था, XO सिस्टम था और XX बनते थे फीमेल और XO बनते थे मेल, है ना। इसमें उल्टा चल रहा है, यही बन रहे हैं मेल और ये बन रहे हैं फीमेल। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इसके एग्जाम्पल में आते हैं बटरफ्लाई, अभी लिखे हैं बटरफ्लाईज एंड मॉथ्स। और इसीलिए ये ज्यादा सेंसिटिव आर्थ्रोपोड्स के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जहां पे ही हम लोग देखते हैं फीमेल हेट्रोजेनिटी और यहाँ पे तो फीमेल के लिए एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये सेंसिटिव हो जाएंगे। इसलिए ये मतलब बटरफ्लाई और मॉथ के स्पीसीज सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। अब इसके बाद हम लोग को देखना है, बुक में टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है बदलाव, चेंज। तो बायोलॉजी में या जेनेटिक्स में हम लोग म्यूटेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, सडन इनहेरिटेबल चेंज, यानी ये अचानक से होंगे। इसके बारे में इवोल्यूशन वाले चैप्टर में और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए है कि म्यूटेशन का इंपैक्ट क्या हो सकता है, क्यों इवोल्यूशन हुए इतनी तेजी से, क्यों बहुत सारे स्पीसीज तेजी से आने लगे दुनिया में, उसके सबसे महत्वपूर्ण कारण में म्यूटेशन है। जो म्यूटेशन को डिफाइन हम लोग करते हैं, दीज आर सडन इनहेरिटेबल चेंजेस। और कहां से इनहेरिटेंस होता है, क्रोमोसोम से। तो सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द क्रोमोसोम। अब देखिए, ये चेंजेस, म्यूटेशन के जो चेंजेस हैं वो आने होंगे जनरली कहां पे, जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनके क्रोमोसोम्स में, तभी वो आगे के जनरेशन में कंटिन्यू होंगे। लेकिन अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हुआ तो आगे के जनरेशन में वो कंटिन्यू होंगे नहीं होंगे, वो उसी जनरेशन तक सीमित रह जाएगा, है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़े ना, मान लेते हैं किसी रेडिएशन के वजह से लीफ के सेल्स में म्यूटेशन हो गया और उस कारण से लीफ के सेल्स डैमेज होने लगे। तो एक बात बताइए, क्या ये लिथल कंडीशन आगे के जनरेशन में उसके सीड में जाएगा? नहीं जाएगा। रीजन क्या है, सीड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है उसका फ्लावर, और फ्लावर में होता है गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस कहां होता है, फ्लावर में। और म्यूटेशन हम लोग को कहां देखने को मिल रहा है, लीफ में। तो लीफ के सेल थोड़े ना पॉलन ग्रेन्स एंड एक सेल्स में जाते हैं, नहीं पहुंचते। इसलिए इस म्यूटेशन का प्रभाव अगले जनरेशन में नहीं होगा,
उसी जनरेशन तक सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर ये चेंज फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लावर प्रोड्यूसिंग पार्ट में हो गया, यानी फ्लावर के गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट में हुआ, देन इट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट जनरेशन। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग म्यूटेशन का इफेक्ट देखते हैं। ये ऐसे चेंजेस हैं क्रोमोसोम पे जो इनहेरिट होने चाहिए, तब इन्हें म्यूटेशन कहा जाएगा। तो डिफिनीशन के तौर पे हम लोग देते हैं, these are sudden inheritable changes in the chromosomes। ये सडन इनहेरिटेबल चेंज है, किस में आएंगे? क्रोमोसोम में। और ये तभी पॉसिबल है क्रोमोसोमल चेंजेस आगे के जनरेशन में जाए जब वो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स में हो। देयर या सो द चेंज इन क्रोमोसोम only pass on to the next generation if the changes occur in the gamete producing cells। जो सिलेबस है अब है क्या, अगर क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनिज्म पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आप लोग कहेंगे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम पर सेल को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन होते हैं, और सेल को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के उस पार्ट पे रहता है जिस पार्ट को हम लोग कहते हैं जीन। तो अगर क्रोमोसोम में बदलाव आया, इसका मतलब क्या चेंज आ गया? जीन में चेंज आया। तो अगर चेंजेस जीन में आ गए तो उस पर असर, ऑर्गेनिज्म पे असर जरूर पड़ेगा। म्यूटेशन कैन अफेक्ट the organism या organisms because the chromosomes have the active molecule as DNA and the functional part of DNA is called gene। So a change in a chromosome will induce a change in a gene or multiple genes। तो यदि अगर किसी क्रोमोसोम में बदलाव आता है तो ये पता नहीं कितने बड़े हिस्से में क्रोमोसोम का बदलाव आया। तो अगर बहुत छोटे से हिस्से में बदलाव आया, हो सकता है एक ही जीन इफेक्टेड हो, और अगर बड़े हिस्से में बदलाव आया तो हो सकता है एक से अधिक जीन इफेक्टेड हो। तो ऐसे कंडीशन में उसमें बदलाव आएगा ही आएगा, दिस इज फॉर श्योर, है ना। इसीलिए म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है। क्लियर? अब है क्या, फैक्टर्स
इंड्यूसिंग म्यूटेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे म्यूटेशन हो सकता है? पहला है डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा है एडिशन इन क्रोमोसोम। तीसरा है रेडिएशंस लाइक गामा रेज, एक्स रेज एटसेट्रा। यानी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं। और चौथा रीजन हो सकता है केमिकल म्यूटाजेंस, ऐसे केमिकल्स जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, म्यूटेशन फैला सकते हैं, उन्हें केमिकल म्यूटाजेन कहते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके वजह से म्यूटेशन इंड्यूस हो सकता है। और पांचवा हम लोग रखते हैं चेंज इन ए जीन, जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ड्यू टू न्यूक्लियोटाइड चेंज। अल्टीमेटली म्यूटेशन का असर किस पे पड़ता है? जीन पे। तो डायरेक्टली कोई जीन ही बदल जाए या उसमें कोई बदलाव आ जाए, क्यों? कोई न्यूक्लियोटाइड उससे बदल गया तो, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे? डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, है ना? इतना तो हम लोग जानते ही हैं। डीएनए किनसे बनते हैं? एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनते हैं। तो अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड बदल गया तो डीएनए का कंपोजिशन बदलता है। और अगर संयोग से वो हिस्सा किसी जीन का पार्ट है तो फिर जीन बदल गया। तो किसी एक जगह पे बदलाव के कारण अगर जीन में चेंज आ जाता है उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये कई कारण है जिनके वजह से म्यूटेशन हो सकता है। अब बारी बारी से देखें, यहां तक नोट कीजिए। ये तो मिटा दें, ये हो गया, तब तक नोट कीजिए। अब देखिए, एक एक करके देखें, बहुत डिटेल में तो बुक डिस्कस नहीं किया है। डिलीशन इन क्रोमोसोम, इसके कहने का मतलब है कुछ हिस्सा डिलीट हो गया, टूट के निकल गया। कई बार ऐसा होता है व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज नॉन म्यूचुअल। तो देखिए, तो क्रॉसिंग ओवर हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? मान लीजिए ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है? ऐसा है, ठीक है? इस तरह से है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर होगा, मान लेते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, बेटर होता कि इसको हम लोग ब्लैक से दिखाएं, दो कलर।
इतना हिस्सा इसका रह गया, बाकी ये हिस्सा टूटकर इससे जुड़ गया। इतना हिस्सा इसका रह गया, बाकी ये हिस्सा आकर इसमें जुट गया। तो म्यूचुअल क्रॉसिंग ओवर हुआ ना, इसका हिस्सा इसको मिला, इसका हिस्सा इसको मिला। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा? देखिए, तो यहां पे y है और ये वाला टूट के इधर आ गया, तो क्या हो गया? W प्लस हुआ। और यहां पे y प्लस है, ये टूट कर इधर आया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? W, जो कि रीजन है नए कॉम्बिनेशंस का, है ना? तभी ना अलग टाइप के गैमेट्स बन रहे थे। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर क्या है? दिस इज म्यूचुअल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द सिस्टर नहीं, बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसे हम लोग तमगा देते हैं नॉर्मल। मान लीजिए ऐसा हुआ इसका हिस्सा इसको मिला और इससे उसमें गया ही नहीं। नतीजा क्या होगा? देखिए, तो इस क्रोमोसोम का देखिए, इसका W तो है, Y चला गया, और इस पर देखिए तो एडिशन हो गया। और इसका देखिए तो डिलीशन हो गया। अब अगर ये चलेगा गैमेट बनाने और ये चलेगा गैमेट बनाने, एबनॉर्मल क्रोमोसोम ही देगा ना। तो देख रहे हैं जीन बदल गया, इसमें एक तो एक्स्ट्रा जीन आ गया, Y प्लस और Y दोनों इस पर आ गया, और इसमें से Y वाला जीने गायब हो गया। यानी ये किसके लिए था? Y था येलो, बॉडी कलर का जीनी गायब हो गया। बेचारे का क्या होगा? बॉडी कलर आएगा ही नहीं, तो उसमें डिफॉर्मिटीज आएंगी। और जनरली ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कलर आते हैं किस वजह से? लाइट से प्रोटेक्शन के लिए। सेल सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट होगा, सेल्स डेड होंगे, तो ये अर्ली डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा। और ये एब्नॉर्मेलिटी शो करेगा, ओवर डिपोजिशन ऑफ कलर ऑन द बॉडी सेल्स होंगे, जिसके वजह से दूसरे तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। हो सकता है ये सर्वाइव करे, हो सकता है ना करे, पर ये तो नहीं करेगा। गॉट द आइडिया? तो अनइक्वल, तो इस क्रॉसिंग ये क्या हो गया? रिजल्ट ऑफ अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अगर ऐसा हुआ तो एक में डिलीशन और एक में एडिशन होगा। तो देखिए, तो आप रीजन दिए डिलीशन, एडिशन। तो दिस इज वन ऑफ द कॉजेस, बहुत सारे कारण है जिनमें से ये एक कारण है कि म्यूटेशन फैलता है। समझ में आया? अब ये क्यों यहां पे इवेंचुअल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज डूइंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर क्या माइटोसिस में होता है? नहीं, मियोसिस में। मियोसिस के दौरान अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे सीधे किसको अफेक्ट कर रहा है? जर्म लाइन सेल्स को, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स को, है ना?
तो ये जब गैमेट बना रहा है तो एबनॉर्मल गैमेट बना रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो दिस इज द रीजन कि डिलीशन और एडिशन ऑलमोस्ट सिनोनिमस है, ये चलेगा, सिनोनिमस नहीं साइमल्टेनियस है, ये होगा तो वो भी होगा, और अगर दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया तो एबनॉर्मल क्रीचर्स बनेंगे। दिस समझ में आया? इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि क्रॉसिंग ओवर अगर एबनॉर्मल हो, अनइवन हो, तो म्यूटेशन हो सकता है। दूसरा है कि कई बार कुछ ऐसे जीन सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें नाम दिया गया है ट्रांसपोजोन। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, पोजोन फॉर पोजीशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन मतलब वो सेगमेंट अगर जीन पर पाया गया, किसी क्रोमोसोम पर पाया गया, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, एक क्रोमोसोम में से कुछ पोर्शन को काटकर बिना किसी कारण किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जाके जोड़ दे, तो क्रोमोसोम लॉस होगा जिस पे ट्रांसपोजन था, और गेन हो जाएगा जिस पर जाके वो ऐड हो रहा है। तो यूजुअली क्या होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोजोन्स पाए जाते हैं, पर क्रॉसिंग ओवर का सिनोनिमस ट्रांसपोजोन है, और ट्रांसपोजोन भी बिना क्रॉसिंग ओवर के जीन सेगमेंट्स को इस क्रोमोसोम से उस क्रोमोसोम में भेजता है। ये तो होमोलोगस पे ही भेज रहा है ना, वो नॉन होमोलोगस में भेज देता है। तो मान लीजिए किसी के क्रोमोसोम नंबर 2 में से कुछ हिस्सा कट के क्रोमोसोम नंबर 5 पे चला गया, तो 5 में से कुछ हिस्सा कट के 2 पर आ गया, मेकअप हो गया। भाई उसके सभी क्रोमोसोम पर वो 30,000 जीन्स होने चाहिए, कुल मिला के 30,000 जीन्स, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो जीन क्रोमोसोम नंबर 2 पे रहा या क्रोमोसोम नंबर 5 पे रहा, है तो सही, प्रेजेंट तो है, गायब तो नहीं हुआ। नहीं, जो क्रोमोसोम नंबर 2 से ऑपरेट कर रहा था अब क्रोमोसोम नंबर 5 से ऑपरेट करेगा। म्यूचुअल हुआ तो, और अगर नॉन म्यूचुअल हुआ तो एक पे से कटेगा दूसरे पे चला जाएगा, पर दूसरे में से कट के पहले पे नहीं आया, तो ये वाला क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, शॉर्टेंड हो जाएगा, और ये जब फंक्शन करने जाएगा एबनॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से ये क्या कर सकता है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम के इफेक्ट को कम कर सकता है, जिस वजह से म्यूटेशन होगा, बदलाव आएंगे। और मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस क्या होते हैं, किलर होते हैं, लिथल होते हैं। बहुत कम ही 0.0001% के आसपास जो म्यूटेशंस हैं वो हेल्पफुल होते हैं, बाकी म्यूटेशंस हार्मफुल होते हैं। इसीलिए म्यूटेशन के वजह से एक्सटिंक्शन हो सकता है ऑर्गेनिजम्स का। समझ में आया? दिस इज द लॉजिक। इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, अगर म्यूटेशन हुआ तो वो देखना होता है कि कितना असर डाल रहा है। हाँ, तो रिसेसिव वाले में क्या होगा, अगर उसको कंट्रोल करने के लिए कोई डोमिनेंट वाला साथ में आ गया तब तो वो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों रिसेसिव वाले अगर उसमें आ गए बाय म्यूटेशन तब तो रिसेसिव म्यूटेशंस एक्सप्रेस नहीं होते, डोमिनेंट म्यूटेशंस एक्सप्रेस होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा लिखिए। One reason for deletion or addition of chromosome, one reason for deletion or addition of chromosome is crossing over.
when it is non-mutual, when it is non-mutual, full stop, as a result one chromosome will be short of length, एक क्रोमोसोम में लंबाई घट जाएगी, one chromosome will be short of length and another will be gaining, GAINING, another will be gaining length, दूसरा लंबाई प्राप्त कर लेगा, another will be gaining length. One chromosome will be short of length, another will be gaining length, full stop. When these chromosomes enter the gametes, due to absence or extra presence, या तो गायब हो गए या ज्यादा ही आ गए, due to absence or extra presence of the chromosome size, they will produce abnormal characters. In the zygote after fertilization. Abnormal characters in the zygote after fertilization. पैरा चेंज कर लीजिए, ट्रांसपोजोन, TRANSPOSON, ट्रांसपोजोन are structures. Transposons are structures of chromosomes. That mutually transfer chromosome fragment, between the non-homologous chromosomes. पहले लिखिए फिर इस लाइन को समझाते हैं. Between the non-homologous chromosomes, full stop. कह रहा है ट्रांसपोजोन ऐसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में म्यूचुअली क्रोमोसोम के सेगमेंट को उठाकर ट्रांसफर करते हैं. जैसे अभी बताए क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 5 ये तो होमोलोगस नहीं है ना, दोनों अलग अलग हैं. तो दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ तो ये नॉर्मल है, क्योंकि किसी भी क्रोमोसोम फ्रैगमेंट का लॉस नहीं हुआ है ना. गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल में किसी तरह के क्रोमोसोम के लंबाई का लॉस नहीं हुआ, इसमें से टूटा उसमें चला गया,
तो उसका टूटा, इसमें आ गया, बात वही है। ठीक है, अब लिखिए when it is non mutual, when it is non mutual, then only it will create, then only it will create abnormal, then only it will create abnormal type of chromosome, abnormal type of chromosome in the gamete producing cells, in the gamete producing cells, which will lead to birth defects, which will lead to birth defects. अबे देखिए रेडिएशंस, of radioactive type are very energetic and can damage DNA. So, if it occurs in the gamete producing cell, the result will be abnormal gametes, and so after fertilization, birth defects can happen. Similar effect is observed by the action of chemicals which can break or damage DNA. Point mutation. Example, sickle cell anemia, where a single nucleotide in the beta globin producing gene on chromosome number 16 will code amino acid valine abnormal, code amino acid valine in place of
ग्लूटामिक एसिड, एमिनो एसिड। नॉर्मल। तो सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के लिए जो बीटा ग्लोबिन जीन है, जो बीटा चेन बनाता है हीमोग्लोबिन का, वो प्रेजेंट रहता है 16th क्रोमोसोम पे। तो 16th क्रोमोसोम पे बीटा ग्लोबिन जीन के द्वारा बनाए गए प्रोटीन में एक चेंज आ जाता है, वैलिन पहुंच जाता है ग्लूटामिक एसिड के जगह पर। और इसका कारण है बीटा ग्लोबिन जीन पे एक न्यूक्लियोटाइड का बदल जाना, जिसके वजह से ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन आ जाता है। और वैलिन के आ जाने के कारण हीमोग्लोबिन का कैरेक्टर ही बदल जाता है और वो ग्लोबुलर यानी फैला हुआ होने की जगह पे फाइब्रस, धागे जैसा बन जाता है, जिससे आरबीसी ही बेकार हो जाता है और सिकलिंग ऑफ द आरबीसीज होता है। तो यही है पॉइंट म्यूटेशन कि एक छोटे से चेंज के कारण, सिंगल चेंज के कारण, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज के कारण जीन बदल गया। और जीन बदलना पॉइंट म्यूटेशन कहलाया, जिसका असर देखिए डिवास्टेटिंग होता है। तो ये है म्यूटेशंस। और म्यूटेशन तभी इफेक्टिव होगा जब ये जर्म लाइन डीएनए पर जाएगा, यानी गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल में जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए।